नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है क्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया क्या होती है। अगर क्रिया की बात की जाए तो वाक्य में जिस शब्द समूह से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। या तो करने का बोध होगा, या तो क्या होगा? करने का बोध होगा, ठीक है। और या होने का बोध होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्रिया, ठीक है। इस जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन खाना खा रहा है, हवा बह रही है, पुस्तक अलमारी में है। मोहन खाना खा रहा है, मोहन क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, यानी कि करने का बोध हो रहा है। इसी तरह से वाक्य दूसरे वाक्य में देखो, हवा बह रही है, हवा क्या कर रही है? बह रही है, यानी कि करने का बोध हो रहा है। पुस्तक अलमारी में है, यानी कि किसी वस्तु के अंदर है पुस्तक, यानी कि होने का बोध हो रहा है कि है पुस्तक क्या अलमारी में है, यानी कि इसमें क्या होने का बोध हो रहा है। और इसमें करने का बोध हो रहा है, और इसमें भी करने का बोध हो रहा है। तो ये सभी क्या है? क्रिया। क्या ध्यान रखना है अपने को? वाक्य में जिस शब्द समूह से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इतनी बात आगे समझ में। आगे देखो, धातु। धातु क्या चीज होती है? क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु। क्रिया का जो मूल रूप होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? धातु। जैसे पढ़ क्या है? मूल रूप है। लिख क्या है? मूल रूप है। खा, पी, जा, चल, सुन, बैठ, आ, दौड़ आदि आदि क्या है? ये सभी क्या है? क्रिया के मूल रूप है, ठीक है। जैसे अपने देखते हैं कि ये क्या दिए हुए? पढ़। क्या दिए हुए? पढ़, ठीक है। इसके अंदर अपने एक प्रत्यय जोड़ेंगे जिसका नाम है ना। अगर इसके अंदर ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पढ़ना। ये पढ़ना बन गया, तो ये क्रिया का सामान्य रूप हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो, खा, इसमें अपने को क्या जोड़ना है? इसके अंदर अपने को जोड़ना है ना, तो क्या बन जाएगा? खाना। तो ये क्या हो गया? क्रिया का सामान्य रूप हो गया। इसी तरह से फिर आगे देखो, चल। चल के अंदर क्या जोड़े? चल के अंदर अपने को जोड़ना है ना। चल के अंदर अपने को क्या जोड़ना है? ना जोड़ना है। तो ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? चलना, ठीक है। तो ये क्या हो गए? क्रिया के सामान्य रूप हो गए। नीचे इसकी परिभाषा भी दी हुई है, देखो। जैसे क्रिया का सामान्य रूप, मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर प्रयोग किए जाने वाले रूप को क्या कहते हैं? क्रिया का सामान्य रूप कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, जानना, चलना, सुनना, आना, बैठना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, खेलना। इसमें ये कि सभी क्या क्रिया के सामान्य रूप है। इसमें क्या बात ध्यान रखनी है? इसमें अगर पूछ ले कि क्रिया का धातु रूप कौन सा है, तो धातु रूप क्या है? पढ़। इसमें क्या ना प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें देखो, लिख, फिर खा, फिर पी, फिर जा, फिर चल, फिर सुन, फिर आ, फिर बैठ, फिर दौड़, फिर भाग, फिर हंस, और फिर रो, और फिर खेल। ये सभी क्या है? क्रिया के धातु रूप है। और सामान्य रूप कौन से हो जाएंगे? पढ़ना, लिखना। इसमें ना प्रत्यय ऐड हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं क्रिया के भेद। अगर क्रिया के भेद की बात की जाए, क्रिया के भेद की बात की जाए तो सबसे पहले देखो, क्रम के आधार पर। अगर क्रम के आधार पर बात की जाए तो क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। जैसे अकर्मक क्रिया, जैसे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ये किसके भेद है? ये क्रम के आधार पर क्रिया के भेद है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, अर्थ की पूर्णता के आधार पर भी भेद होते हैं। क्रिया के तीन आधार पर भेद होते हैं। किस किस आधार पर? एक तो होते हैं संरचना के आधार पर, एक होते हैं क्रम के आधार पर, एक तो क्रम के आधार पर होते हैं, एक अर्थ की पूर्णता के आधार पर होते हैं, ठीक है। तीन आधार पर भेद होते हैं। क्या ध्यान रखना? क्रम के आधार पर भेद होते हैं, संरचना के आधार पर भेद होते हैं, अर्थ की पूर्णता के आधार पर होते हैं। क्रम के आधार पर अपन देख लिए कि अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है, और सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। ये क्रम के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। अब बात करते हैं अपने किसके आधार पर? अर्थ की पूर्णता के आधार पर। अर्थ की पूर्णता के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं? पूर्ण क्रिया और अपूर्ण क्रिया। ये किसके आधार पर भेद होते हैं? अर्थ की पूर्णता पे। नॉर्मल सी बात है, पूर्ण होगा या तो वाक्य, या तो पूर्ण क्रिया होगी या अपूर्ण क्रिया होगी। पूर्णता के आधार पर या तो पूर्ण क्रिया होगी या क्या होगी? अपूर्ण क्रिया होगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। अगर बात कीजिए संरचना के आधार पर भी कई प्रकार के भेद होते हैं इसके क्रिया के,
ठीक है, संरचना के आधार पर देखते हैं अपने कौन कौन से होते हैं। संरचना के आधार पर बात की जाए तो देखो, धातु के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। धातु के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। धातु के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। उसके बाद में संयुक्त क्रिया होती है। एक तो धातु के आधार पर, फिर संयुक्त क्रिया, फिर प्रेरणार्थक क्रिया, फिर पूर्वकालिक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया। ठीक है, उसके बाद कौन सी होती है? उसके बाद होती है सहायक क्रिया, और उसके बाद होती है तात्कालिक क्रिया। कौन सी होती है? तात्कालिक क्रिया। ठीक है, ये संरचना के आधार पर होते हैं। तो क्या ध्यान रखना आपको, कौन कौन से भेद होते हैं संरचना के आधार पर? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और तात्कालिक क्रिया। ठीक है, और एक क्रिया और होती है, वो होती है धातु के आधार पर। अगर संरचना के आधार पर, उसके अंदर जो धातु के आधार पर, उसके आधार पर क्रिया के रूप होते हैं, क्रिया धातु क्रिया, क्रिया धातु क्रिया और नाम धातु क्रिया। ठीक है, उसके बाद हम इनके जो भेद है क्रिया के, इनके ऊपर अपने विस्तार से आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्रिया क्रम की संभावना के आधार पर। क्रम की संभावना के आधार पर आपको पता है कि क्रिया के दो भेद होते हैं। एक तो होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, एक होता है अकर्मक क्रिया, एक होती है सकर्मक क्रिया। अब अपने इसमें अंतर की बात कर लेते हैं कि इनमें क्या अंतर होता है। तो देखो, अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता क्रम पर न पड़कर जिस वाक्य में क्रिया का फल क्रम पर न पड़कर केवल कर्ता पर ही पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया के करने में क्रम की आवश्यकता नहीं होती, बिना किसी क्रम के क्रिया संपन्न हो सकती है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नरेश दौड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, बच्चा रोता है। इसमें देखो, नरेश क्या है? कर्ता है, करने वाला है। नरेश क्या है? कर्ता, करने वाला। नरेश है कर्ता, करने वाला। उसके बाद चिड़िया है, करने वाली। उसके बाद है बच्चा, करने वाला। ठीक है, और अगर क्रिया की बात की जाए तो देखो, दौड़ ये क्या है? क्रिया। उड़ क्रिया है, रोता ये क्रिया है। इसमें क्रम नहीं दिया हुआ। रहा है, अगर इनकी बात की जाए कि रहा है, रही है और है, ये है इसकी सहायक क्रिया। ठीक है, इसमें कर्ता दिया हुआ है और क्रिया दी हुई है। ठीक है, क्रम नहीं है, यानी कि क्रम की आवश्यकता नहीं होती। अपनों ने क्या देखा? जिस वाक्य में क्रिया का फल क्रम पर न पड़कर केवल कर्ता पर ही पड़ता है। दौड़ने का फल किस पे पड़ रहा है? नरेश पर पड़ रहा है। उड़ने का फल किस पे पड़ रहा है? चिड़िया पर पड़ रहा है। रोता, कौन रोता है? बच्चा रोता है। इसका फल किस पे पड़ रहा है? बच्चे पर पड़ रहा है। यानी कि यहाँ कर्ता दिया हुआ है और क्रम दिया हुआ है, दो ही चीज दी हुई है। लेकिन तीसरी चीज क्या है? क्रम नहीं दिया हुआ, तो यहाँ क्रम की आवश्यकता नहीं होती। तो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का फल क्रम पर न पड़कर केवल कर्ता पर पड़ता है। कर्ता आपको समझ में आ गया? नरेश, चिड़िया और बच्चा ये क्या करता है, और दौड़, उड़ और रोता ये सभी क्या है? क्रिया है। इनका फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। कर्ता कौन है? नरेश, चिड़िया, बच्चा आदि। ठीक है, तो ये होगी अकर्मक क्रिया। अगर बात कीजिए सकर्मक क्रिया की, देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है। जहाँ क्रिया के घटित होने की प्रक्रिया में कर्म की भी आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कर्म के बिना संपन्न हो ही नहीं सकती। जैसे हमने क्या बात की, जैसे देखो नॉर्मल से आप ध्यान रखना कि जो प्राणी, कोई भी प्राणी है, जैसे पशु हो गया, पक्षी हो गया, कोई भी इंसान है, तो वो सभी क्या होते हैं? वो होते हैं कर्ता, करने वाले। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कर्ता की बात करते हैं तो राम क्या है? कर्ता। मोहित क्या है? कर्ता। लड़का क्या है? कर्ता। और अध्यापक क्या है? कर्ता। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि क्रिया कौन सी है। इसमें क्रिया कौन सी है? लिखना, लिखता ये भी क्या है? क्रिया। पिता ये भी क्या है? क्रिया। खाए ये भी क्या है? क्रिया। पूछते ये भी क्या है? क्रिया। यानी कि अपनों ने जो क्रिया के मूल रूप देखे थे वो कौन कौन से थे? लिख में हम जोड़ेंगे तो ना, तो क्या बन जाएगा? लिखना। तो ये लिखता है, ये इसी का क्या है? इसी के लिए यूज किया गया। तो लिखना क्या हो गया?
अपन ने देखा था क्रिया का जो मूल रूप होता है वो लिख होता है, उसके बाद में पी भी देखा था, उसके बाद में खा भी देखा था। इसी तरह से पूछ भी क्या होता है, पूछ, ये भी क्या होता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देख लिए कि कर्ता राम है, कर्ता कौन है, राम, राम है, मोहित है, लड़का है, अध्यापक, और क्रिया कौन सी है, पूछना, खाना, पीना, लिखना। ठीक है, और आगे देखो, अब देखते हैं कि कर्म, अगर कर्म की बात की जाए तो पत्र, पत्र क्या है, कर्म है, पत्र क्या है, कर्म है, पत्र कर्म है, पानी क्या है, कर्म है, बेर क्या है, कर्म है, और प्रश्न क्या है, कर्म है। अब परिभाषा पर जाते हैं हम, परिभाषा क्या है। अगर परिभाषा की बात की जाए तो जहाँ क्रिया के घटित होने की प्रक्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, यहाँ क्या है, पत्र की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, बेर की आवश्यकता है, प्रश्न की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, लिखने के लिए किसकी आवश्यकता है, पत्र की आवश्यकता, पीने के लिए किसकी आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता, खाने के लिए किसकी आवश्यकता है, बेर की आवश्यकता, और पूछने के लिए किसकी आवश्यकता है, प्रश्न की। यानी कि जहाँ क्रिया के घटित होने की प्रक्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, पत्र की आवश्यकता लिखने के लिए, पीने के लिए पानी की आवश्यकता है, खाने के लिए बेर की आवश्यकता है, पूछने के लिए प्रश्न की आवश्यकता, उसे हम क्या कहते हैं, सहकर्मक क्रिया कहते हैं। सहकर्मक क्रिया कर्म के बिना संपन्न नहीं होती। ठीक है, तो देखो अगर ये भी वाक्य आ जाए, क्या वाक्य आ जाए, देखो जैसे राम लिखता है, लिखता है, तो इसमें भी क्या होगी, सहकर्मक क्रिया होगी। क्यों क्रिया होगी, क्योंकि राम लिखता है, राम क्या लिख सकता है, या तो पत्र लिख सकता है, या किताब लिख सकता है, कुछ ना कुछ तो लिख सकता है। ठीक है, तो कर्म है लेकिन संभावना है, कर्म की क्या संभावना है, मौजूद नहीं है वाक्य में लेकिन कर्म की संभावना है। तो ये अगर संभावना के आधार पर देखा जाए तो भी ये क्या हो जाएगा, ये सहकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, इसी तरह से आगे देखो, मोहन पीता है, मोहन पीता है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जो कर्म है, सॉरी कर्म की संभावना है, इसमें मोहन पानी पी रहा होगा, दूध पी रहा होगा, अन्य पेय पदार्थ पी रहा होगा, तो इसमें भी क्या कर्म की संभावना है। अगर कर्म की संभावना भी होती है ना, तो भी वहाँ सहकर्मक क्रिया होती है। लड़के ने खाए, लड़के ने खाए, क्या खाए, आम खा सकता है, या कोई अन्य फल या कोई अन्य पदार्थ भी खा सकता है। अध्यापक पूछते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, या कुछ और भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या, या तो कर्म आप, या तो कर्म मौजूद होता है, या कर्म की संभावना होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें आपने देखा कि पत्र भी कर्म है, पानी भी कर्म है, बेर भी कर्म है, और प्रश्न भी क्या है, कर्म है। अगर ये दिए भी है तो भी क्या हो जाएंगे, तो भी क्या सहकर्मक, अगर ये न भी दिए हो तो भी क्या होगी, सहकर्मक क्रिया होगी। जैसे अपन ऊपर देखते हैं, अपनों ने अकर्मक क्रिया में देखा था, दौड़, दौड़, इसमें इससे पहले कर्म हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। नरेश दौड़ रहा है, हो सकता है इसमें, लेकिन इसमें नहीं हो सकता, सॉरी नहीं हो सकता, इसमें दौड़ना में नहीं हो सकता, उड़ना में नहीं हो सकता, रोना में नहीं हो सकता। जैसे रोना हो गया, हंसना हो गया, छींकना हो गया। ठीक है, इनमें क्या है, ये सभी क्या है, अकर्मक क्रिया होती है। सहकर्मक क्रिया की पहचान देखो, आपको सहकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करनी है। अभी देखो, लिखता है, आपको कोई भी क्रिया दी हो, कोई भी वाक्य दी हो, उसमें आपको क्या प्रश्न पूछना है, किससे पहले पूछना है, क्रिया से पहले वाक्य पूछना है। क्रिया कौन सी है, लिखता, पीता, खाता और पूछता। इसमें देखो क्या लिखता है, आप प्रश्न पूछोगे क्या लिखता है, क्या लगाना है, किससे पहले लगाना है, क्रम से पहले, सॉरी क्रिया से पहले लगाना है, क्या लगाना है, क्या लगाना है। तो क्या लिखता है, पत्र लिखता है, आंसर आ गया, तो कौन सी हो जाएगी, सहकर्मक। क्या पीता है, पानी पीता है, कौन सी होगी, सहकर्मक। क्या खाता है, बेर खाता है, तो कौन सी होगी, सहकर्मक। क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो क्या होगी, सहकर्मक क्रिया। तो यानी कि सार्थक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि इनका अर्थ निकल रहा है, इनका उत्तर आ रहा है। अगर अपने क्या प्रश्न लगा के कोई भी वाक्य में पूछते हैं, तो अगर उत्तर मिल रहा हो तो वो कौन सी हो जाएगी, सहकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसके अन्य उदाहरण देखो, लड़का इस विद्यालय में पढ़ता है, यानी इसका मतलब है स्टडी, क्या करता है, विद्यालय में पढ़ता है। ठीक है, और लड़का अखबार पढ़ता है, इसका मतलब है रीड। ठीक है, इसमें देखो अपने को क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्या करना है, जो क्रिया हो उससे पहले क्या प्रश्न पूछना है। तो लड़का क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इसका आंसर आ रहा है क्या, क्या
पढ़ता है, इसका आंसर आ रहा है कि क्या पढ़ता है? नहीं आ रहा ना। क्या पढ़ता है? विद्यालय में पढ़ता है। ठीक है, क्या पढ़ता है? इसका आंसर नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि लड़का कहाँ पढ़ता है, तो विद्यालय में पढ़ता है, इसका आंसर आ रहा है। लेकिन लड़का क्या पढ़ता है, इसका आंसर नहीं आ रहा। लड़का यहाँ देखो क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ गया ना। लड़का क्या पढ़ता है यानी कि क्या रीड करता है, तो अखबार करता है। और यहाँ देखो लड़का क्या पढ़ता है, नहीं आ रहा। विद्यालय में पढ़ता है यानी कि किस में पढ़ता है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता कि किस में पढ़ता है, तो आंसर क्या आता? विद्यालय में पढ़ता है। और यहाँ क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पढ़ता है, तो अखबार पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद में देखो सहकर्मक क्रिया के भेद। सहकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, एक कर्मक क्रिया की बात की जाए तो जहाँ क्रिया एक कर्म के साथ होती है उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना क्या अकर्मक क्रिया है, पुस्तक क्या अकर्मक क्रिया है, पता चल गया। और कर्ता की बात की जाए तो मोहन क्या है? मोहन है कर्ता। और नीलम क्या है? कर्ता। और क्रिया कौन सी है इसमें? अगर क्रिया की बात की जाए तो खाता और पढ़ता। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये क्रिया होगी। इसमें देखो खा और इसमें देखो पढ़, ये क्या क्रिया के मूल रूप है। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट द्विकर्मक क्रिया। अगर द्विकर्मक क्रिया की बात की जाए तो जहाँ क्रिया के दो कर्म के बिना, जहाँ क्रिया दो क्रम के बिना संभव नहीं हो सकती उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दी। इसमें देखो दो क्रम होंगे। कितने क्रम होंगे? दो क्रम होंगे। दो कौन कौन से होंगे? देखो पहला है, आपको क्या प्रश्न पूछना है? सहकर्मक क्रिया है चाहे अकर्मक क्रिया है, लेकिन आपको एक प्रश्न पूछना है, क्या दी, जो देना। देखो ये है दी का मतलब होता है, दी का मतलब होता है देना। ठीक है, आप पूछो क्या दी, इससे पहले दी से पहले क्या लगाओगे? क्या। ठीक है, तो क्या दी? पुस्तक दी, कर्म है। क्या पकड़वा दिया? चोर को पकड़वा दिया, इसमें भी क्या है? कर्म है। ठीक है, लेकिन वाक्य क्या है? वाक्य है राम ने श्याम को पुस्तक दी। अब एक बार श्याम को भूल जाओ, आप श्याम को क्या करो? एक बार भूल जाओ श्याम को और पुलिस को भूल जाओ। तो अब देखो वाक्य को पढ़ो। राम ने पुस्तक दी। राम ने क्या दी? राम ने पुस्तक दी। मैंने पकड़वा दिया, मैंने चोर पकड़वा दिया। ठीक है, ऊपर वाले वाक्य में क्या? राम ने पुस्तक दी। नीचे वाला क्या? राम ने पकड़वा दिया। क्या पकड़वा दिया? चोर। और दी क्या? पुस्तक। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट क्रम हो गया। ठीक है, अगर सेकंड क्रम की बात की जाए, अब देखो क्रिया की संरचना के आधार पर भेद। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अगर प्रेरणार्थक क्रिया की बात की जाए तो जहाँ कर्ता खुद क्रिया को न करके दूसरे को क्रिया करने की प्रेरणा देता है। दोबारा फिर देखो, जहाँ कर्ता खुद क्रिया को न करके दूसरे को क्रिया करने की प्रेरणा देता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ कर्ता भी क्रिया तो करता है किंतु वह प्रेरणा देने की क्रिया करता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं में वाह लगता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं की पहचान क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रियाओं की पहचान होती है वाह लगता है, इतना ध्यान रखोगे। उसके बाद एग्जाम्पल देखो, जैसे नरेश ने नाई से बाल कटवाए। यहाँ क्या लग रहा है? वाह लग रहा है। सुनीता ने अर्चना से पत्र लिखवाया। यहाँ क्या? वाह लग रहा है। मोहन ने माली से दूब कटवाई, तो यहाँ क्या लग रहा है? वाह लग रहा है। तो एक तो ये पहचान होगी किसकी? प्रेरणार्थक क्रिया की। और अब देखो यहाँ क्या, अगर बात की जाए कि प्रेरणा देने की क्रिया, नरेश करता है, सुनीता करता है और मोहन करता है। ये क्या? प्रेरणा दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? नरेश नाई को प्रेरणा दे रहा है बाल काटने के लिए। खुद तो नहीं काटे, अगर वह स्वयं काटता तो क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होती। नरेश ने नाई से बाल कटवाए यानी स्वयं ना काट कर किसी अन्य पर्सन से कटवाए, तो यहाँ कौन सी हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। सुनीता ने अर्चना से पत्र लिखवाया, किसी अन्य से लिखवाया यानी कि कर्म खुद नहीं किया, दूसरे से कर्म करवाया, तो ये क्या हो जाएगी? ये भी हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। मोहन ने माली से दूब कटवाई, स्वयं नहीं काटी, दूसरे से कटवाई यानी कि प्रेरणा दी। मोहन ने दूब काटने की प्रेरणा किसको दी? माली को दी। सुनीता ने पत्र किससे लिखवाया? प्रेरणा किसको मिली? अर्चना को मिली।
नाई को बाल काटने की प्रेरणा मिली, तो ये क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। तो वैसे तो देखा जाए तो ये भी कर्म है, ये भी क्या, नाई भी कर्म है, सॉरी, नाई भी करता है, अर्चना भी करता है और माली भी करता है। नरेश यानी कि खुद कर्ता ना करके किसी दूसरे कर्ता से करवा रहा है, ठीक है, लेकिन कर्म हो रहा है। ये तो प्रेरणा देने का कर्म कर रहा है, जो फर्स्ट करता है ये तो क्या कर रहा है, प्रेरणा देने का कर्म कर रहा है। इसको सुनीता अर्चना को प्रेरणा देने का कर्म कर रही है, मोहन नाली को, सॉरी, मोहन माली को प्रेरणा देने का कर्म करे। और अगर नाई देखा जाए तो बाल काटने का कर्म कर रहा है, और अर्चना पत्र लिखने का कर्म कर रहा है, और माली धूप काटने का कर्म कर रहा है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो वाह वाह पहचान होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद देखो मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया। अगर सहायक क्रिया की या मुख्य क्रिया की बात की जाए, या तो मुख्य क्रिया की बात की जाए या सहायक क्रिया की, मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया। इसमें देखो मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करने में सहायता करने वाले क्रियापद सहायक क्रिया कहलाता है। मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करने में सहायता करने वाले क्रियापद क्या कहलाता है, सहायक क्रिया कहलाता है। जैसे मैं गया, ये क्या हो गया, वाक्य कंप्लीट हो गया। सुरेश सुन, ये भी एक तरह से कंप्लीट हो रहा है, यानी कि सुन का मतलब सुनने का काम हो रहा है, गया यानी कि वो चला गया, ठीक है। इसके लिए क्या होती है, किसी अन्य सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है। इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए किसी अन्य सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया। जैसे हुआ था, ये क्या, सहायक क्रिया। रहा था, ये भी क्या, सहायक क्रिया। गया, ये क्या क्रिया। सुन, ये भी क्या क्रिया। लेकिन हुआ था और रहा था, ये क्या, सहायक क्रिया, ठीक है। डालना, चूकना, सकना या सकता, पाना, लेना, देना, आना, जाना, खाना, होना, करना, रहना, पढ़ना इत्यादि क्या होती है, सहायक क्रिया। लेकिन इनमें से कुछ मुख्य क्रिया भी होती है। देखो यद्यपि इनमें से कुछ क्रियाएं जैसे डालना, लेना, देना, जाना, खाना आदि मुख्य क्रियाएं भी होती है, इतना भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एक बहुत अच्छा वाक्य है, लड़का अखबार को जल्दी पढ़ डालता है। लड़का अखबार को जल्दी पढ़ डालता है, ये क्या है, ये कौन सी क्रिया, आप बताओ। लड़का गिलास में पानी डालता है, इसमें कौन सी क्रिया है, लड़का अखबार को जल्दी पढ़ डालता है, यानी अखबार को जल्दी पढ़ डालता है, ये तो है सहायक क्रिया। अखबार को जल्दी पढ़ता है, लेकिन ढालता है, ये क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया। और लड़का गिलास में पानी डालता है, यानी कि पानी को ढालने के लिए पानी का क्या किया जाएगा, गिलास में ढाला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया। लेकिन ये क्या, सहायक क्रिया। अखबार को जल्दी पढ़, यानी इस वाक्य से क्या पता चल रहा है, लड़का अखबार को जल्दी पढ़, यानी कि लड़का अखबार को जल्दी पढ़ देता है, ठीक है। लेकिन ये ढालता, ये शब्द जोड़ दिए तो ये क्या होगी, सहायक क्रिया। लड़का गिलास में पानी, अब उसको पानी को ढालने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होगी, ठीक है। लेकिन ये क्या, क्रिया की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो पानी ढालना क्या होती है, पानी अगर ढाल रहा है तो वो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। लेकिन अगर पढ़ ढालता है तो वो क्या है, सहायक क्रिया। यानी कि पढ़ना तो मुख्य क्रिया है। अपनों ने क्या पढ़ा था, क्रिया के मूल रूप या धातु रूप में क्या पढ़ा था, पढ़ना क्या क्रिया, पढ़ना क्या मुख्य क्रिया है, ठीक है। पढ़ना है मुख्य क्रिया, लेकिन ढालना क्या, सहायक क्रिया। और यहाँ क्या, पानी, यहाँ क्या, ढालना मुख्य क्रिया, ठीक है। आगे देखो नाम धातु क्रिया। अगर नाम धातु क्रिया की बात की जाए, नाम धातु क्रिया की बात की जाए तो देखो जब संज्ञा एवं विशेषण अर्थात नाम पद शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने पर किसी क्रिया का निर्माण होता है तो वह नाम धातु क्रिया होती है। जैसे सेठ ने मकान हत्याया, मुझ पर दृश्य फिल्माया, लड़की बत्याई। इसमें देखो जब संज्ञा एवं विशेषण अर्थात नाम पद शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने पर, यानी कि या तो संज्ञा शब्द होगा, या तो संज्ञा शब्द होगा, या विशेषण होगा, इसके अंत में हम क्या जोड़ेंगे, संज्ञा या विशेषण शब्दों के अंत में अगर हम प्रत्यय जोड़ देंगे, पीछे प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं और उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ते हैं, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पीछे हम अगर प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी, ठीक है। धातु जैसे हाथ धातु है, ठीक है, फिल्म धातु है,
बात धातु है, लेकिन ये क्या मूल रूप है। ठीक है, इसके हाथ के आगे, हाथ के सॉरी पीछे अपनों ने क्या जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, नाम धातु क्रिया हो गई। हत्याया, 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 फिल्माया और बत्याई। इसमें मूल रूप क्या है, हाथ, हत्याया में तो हाथ है, और फिल्माया में फिल्म है, और बत्याई में बात है। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रत्यय जुड़ रहा है, पीछे प्रत्यय जुड़ के क्या बन रहा है, नाम धातु क्रिया। ओके, उसके बाद देखो पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की बात की जाए तो जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर उसी पल दूसरा कार्य आरंभ करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर लगता है, सोकर, उठकर, जाकर आदि। इसमें क्या लग रहा है, कर लग रहा है, इसमें भी कर लग रहा है, इसमें भी कर लग रहा है, तो ज्यादातर वाक्य में कर लगता है, तो वो कौन सी होती है, पूर्वकालिक क्रिया करती है। यानी कि पहले पहले एक कार्य किया, उसके तुरंत बाद ही दूसरा कार्य कर दिया। पहले एक कार्य किया, उसके तुरंत बाद ही दूसरा कार्य कर दिया, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। या दूसरा कार्य करने से तुरंत पहले जो कार्य किया गया है वो क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे देखो, बच्चा दूध पीकर पहले क्या किया, पिया, और उसके बाद जस्ट बाद में क्या किया, सो गया। ठीक है, मुकेश खाना खाकर विद्यालय गया। मुकेश ने पहले क्या किया, खाना खाया, पहले क्या क्रिया की, खाना खाने की, और बच्चे ने क्या पहले क्रिया की, दूध पीने की। ठीक है, उसके बाद में क्या क्रिया की, सोने की, उसके बाद में क्या क्रिया की, विद्यालय जाने की। ठीक है, तो विद्यालय जाने से पहले क्या क्रिया की, खाना खाने की, और सोने से पहले क्या क्रिया की, पीने की। किसको पीने की, दूध को पीने की। यह क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। जब करता एक कार्य समाप्त कर उसी पर दूसरा कार्य आरंभ करता है। दूध पीकर यानी दूध पिया, समाप्त हो गया, उसके बाद सो गया, दूसरा दूसरा क्या हो गया, कार्य आरंभ हो गया। ठीक है, सोने का। उसके बाद मुकेश ने खाना खाकर यानी कि खाना खा लिया, समाप्त कर लिया, उसके बाद विद्यालय गया, यानी कि दूसरा कार्य आरंभ हो गया। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जैसे मुकेश खाना खाने के बाद विद्यालय गया, इसमें भी क्या है, पहले क्या किया, खाना खाया, और उसके बाद में क्या किया, विद्यालय गया। ठीक है, लेकिन वाक्य देखो एक ही वाक्य है ये। ठीक है, ऊपर भी वाक्य देखो एक ही वाक्य है, ऊपर भी देखो क्या है, एक ही वाक्य है। ठीक है, ऊपर भी देखो एक ही वाक्य है। ठीक है, एक ही वाक्य के अंदर क्या है, दो कार्य एक साथ संपन्न हो रहे हैं। पहले क्या हो रहा है, दूध पीना, और उसके बाद खाना खाना, उसके बाद दूध पीकर सो गया, सोना, और उसके बाद खाना खाकर विद्यालय गया, विद्यालय जाने का। और इसमें देखो ये सेम वाक्य आ गया। ठीक है, लेकिन ये नीचे वाला जो वाक्य है इसमें थोड़ा सा अंतर है। मुकेश ने खाना खाया, पहले एक कार्य किया और उसके बाद में दूसरा कार्य किया, यानी कि इसमें क्या लग गया, बीच में और लग गया। और से पहले क्या एक वाक्य है, और के बाद में क्या एक वाक्य है, यानी कि दो अलग अलग वाक्य हो गए। ये क्या हो गए, दो अलग अलग वाक्य हो गए। मुकेश ने खाना खाया, ये अलग वाक्य हो गया, और उसके बाद विद्यालय गया, ये अलग वाक्य हो गया। तो ये स्वतंत्र वाक्य हो गए। ये क्या हो जाएंगे, ये पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगी। क्या नहीं होगी, ये पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखो, तात्कालिक क्रिया। अगर तत्कालिक क्रिया की बात की जाए, अगर तत्कालिक क्रिया की बात की जाए तो देखो, तत्कालिक क्रिया क्या होती है, यह क्रिया भी मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है। कोई भी मुख्य क्रिया उससे जस्ट पहले संपन्न होने वाली क्रिया कौन सी होगी, तात्कालिक क्रिया। इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर नहीं होता, किंतु पहली क्रिया के घटने के तत्काल बाद ही दूसरी क्रिया के घटित होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्कालिक क्रिया कहते हैं। और इसके अंदर एक निपात चिन्ह लगता है, कौन सा, ही। जैसे वह खाना खाते ही, वह खाना खाते ही क्या किया उसने, वह खाना खाते ही सो गया, ही। और यहाँ भी क्या, ही, यानी कि जहाँ ही लग गया वो वहाँ कौन सी हो जाएगी क्रिया, तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। लेकिन उससे पहले, ही से पहले कौन सा कार्य संपन्न किया इसने, ही से पहले जो कार्य संपन्न किया उसका नाम है खाना खाया। उसके बाद, और ही से पहले कौन सा कार्य संपन्न किया इसने, नहाना। और नहाने के बाद में क्या कार्य संपन्न किया, मंदिर। और खाना खाने के बाद कौन सा कार्य किया, सोने का। ठीक है, यानी कि दो, इसमें मुख्य क्रिया से पहले क्या हो रहा है, एक अन्य कार्य संपन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। अब देखो संयुक्त क्रिया। अगर संयुक्त क्रिया की बात की जाए, संयुक्त क्रिया की अगर बात करें तो संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रिया धातुओं के योग से क्रियापद बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में कई क्रियाओं के संयुक्त हो जाने पर
एक क्रिया का अर्थ ही निकलता है। जैसे वह खाना खा चुका होगा, दीक्षा लिखा लिखा करती होगी, पानी बरसने लगा, मैं यहाँ रोज आया जाया करता हूँ, दोपहर में लोग सो रहे होंगे। इसमें देखो वह खाना खा, वह खाना खा, वह खाना खा, वह खाना खा, और दीक्षा लिखा, लिखना, खा, खा, लिखा, बरसना, आया, आना या जाना, ये और सोना, ये क्या मुख्य क्रिया है। लेकिन इसके बाद में क्या है, इसके बाद में सहायक क्रिया है। इसके बाद में क्या है, सहायक क्रिया। जैसे चुका होगा, करती होगी, लगा है, जाया करता है, और रहे होते हैं, ये क्या है, ये सहायक क्रिया है। यानी कि संयुक्त क्रिया का मतलब जहाँ मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया मिलकर एक वाक्य को पूर्ण करते हैं। जहाँ मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मिलकर वाक्य को पूर्ण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो धन्यवाद।